हेलो शबीज़, होप्स आप ठीक हो। बस वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात करनी थी। इस दफ़ा मैंने कोई कंपनसेशन वीडियो ऐड नहीं की ओके, क्योंकि मैं उसमें ऑलरेडी ऐड कर चुकी हूँ ओके। तो इसमें जो 2 दिन मैंने मिस की थी उसकी एपिसोड और आज के एपिसोड 3 एपिसोड्स हैं ओके। तो मैंने उसको रिकॉर्ड करने में बहुत मेहनत की है। सो प्लीज़ बस एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट छोड़ देना और बस यही कहना था मुझे। जाओ वीडियो एंजॉय करो। हेलो सबीज, वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ द विलेनस जस्ट वांट टू 11 पीस। बाय द वे एपिसोड नंबर 11 है। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे तो काइंडली चैनल विजिट करके देख लो, और अगर आपने चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स डाइव टुगेदर इन द अनदर एपिसोड ऑफ मैडनेस। स्टोरी का स्टार्ट वहीं से होता है जहाँ पर एंड हुआ था, मतलब कि जब रेहाना फिर आपको डांट हुई होती है। अरे अब तुम मुझे माफ़ भी कर दो, और वैसे भी सब हमारे प्लान के अकॉर्डिंग हुआ था। तुम्हारे सर्वेंट ने पार्टी पॉपर फाड़ दिया था। वैसे मेरे लिए तुम्हारे पास इससे भी इम्पोर्टेंट एक सवाल है। तुम्हारे सर्वेंट ने तुम्हारे इशारे के बगैर ही वो पार्टी पॉपर कैसे फाड़ दिया? अरे वो जस्ट इन केस, मैंने से पहले ही कहा था कि अगर मैं ना भी हूँ तो वो पार्टी पॉपर टाइम पर फाड़ दे। मेरा प्लान ख़राब नहीं होना चाहिए बस। ओह आई सी। खैर मेरे ख्याल से चीज़ें वैसे ही बहुत अजीब हो रही हैं नीचे, और सब हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। तो चलो साथ नीचे चलते हैं। नहीं, मेरी ड्रेस देखो कितनी मैसी हो गई है। मैं इसे सही करके आती हूँ, तुम जाओ फिर मैं आई। तो फिर ठीक है रेहाना, सी यू इन द बॉल। तुम फिदक, तुम बदल गई हो। शुक्र है मेरी पावर्स तो वापस आई। जब मैं छोटी थी तब से ही सब मुझे उससे कंपेयर करते हैं, बस इसलिए कि मेरी पावर्स कमज़ोर थी या मुझे उन पर कंट्रोल नहीं आता था। क्या इसके लिए लोग मुझे इग्नोर कर दें? इसकी तो हकदार नहीं थी मैं। इवन मेरे फादर ने भी मुझे हमेशा उससे कंपेयर किया और मुझे वो प्यार नहीं दिया जिसकी मैं हकदार थी। और हमेशा मेरे हिस्से का सारा प्यार अटेंशन सिर्फ उसे मिली, सिर्फ यूमरा को मिली। वो कोई भी है, मैं उसे माफ़ कभी नहीं करूँगी। और तुम फिदक, तुम्हें याद है ना तुमने मुझसे क्या कहा था? क्या तुम सब भूल गई हो? मुझे याद है तुमने कहा था कि तुम मुझसे भी ज़्यादा नफरत करती हो। क्या बस इसलिए कि तुम दोनों बहनें हो? तुमने मुझे धोखा दिया। हाँ, तुमने मुझे झूठ बोला। तुम्हें क्या लगता है मुझे मालूम नहीं होगा? तुम फिदक ब्रिलॉफ, तुम्हें हिसाब देना होगा उस झूठ के लिए। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हाँ, तो बॉल के बाद मैं घर आई गई थी। मुझे इस नॉवल की स्टोरी के बारे में सोचना होगा। ये कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। बस ये मेरा सर घुमा रही है। क्या मेरी एक छोटी सी गलती की वजह से यमुना, जिसे हॉल में होना चाहिए था, आई मीन उसे बॉल में होना चाहिए था, वो मुझे फॉलो करते हुए गार्डन में आ गई। और प्रिंस, जिसको यमुना के पास होना चाहिए था एक्सीडेंट के वक्त, वो लोगों में खड़ा था। और मैं उस रेहाना को कैसे भूल सकती हूँ? उसकी वो अनोइंग बात, जस्ट इन केस, उसे वो करने की ज़रूरत ही क्या थी? उसके चेहरे पे जो डिस्ट्रस्ट था वो मैं साफ देख सकती थी, जैसे वो उसे छुपाना ही ना चाहती हो। और वैसे भी कि मैंने पहले एक्सपेक्ट किया हुआ था कि वो अब मुझ पर ट्रस्ट नहीं करेगी। ओके देन, मुझे कैलवा से होने वाली वॉर को रोकने का कुछ और तरीका ढूंढना पड़ेगा। ओह मेरी, आपके ट्यूटर आ चुके हैं। क्या वो इतनी जल्दी आ गए? मैं बहुत थका हुआ महसूस कर रही हूँ। खैर तुम उन्हें अंदर भेजो। ओके देन, हेलो फिदक, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? टीचर, इतनी सारी बुक्स, ये सब बुक किस लिए हैं? ये बस आपके कैरियर को सिलेक्ट करने के लिए हैं। और आप फिक्र ना करें, ये सारी बुक्स आपके फादर ने ही सिलेक्ट की हैं ताकि आपको आसानी हो अपने कैरियर को सिलेक्ट करने के लिए। और इन सब की पेमेंट भी हो चुकी है। अब बस आप अपने लिए एक अच्छा सा कैरियर चूज़ कर लें ताकि आप उसके अकॉर्डिंग ही कुछ स्पेशल पढ़ सकें और कुछ स्पेशल कर सकें। ऐसी, क्या ये सब किताबें मैं आज ही पढ़ने वाली हूँ? नहीं, हम आज आधी पढ़ेंगे और जो बचेंगी वो कल पढ़ लेंगे। ये वो नहीं था जो मैं जानना चाहती थी। ओके फिदक, इट्स डन फॉर टुडे। क्या किसी किताब ने आपका ध्यान अपनी तरफ खींचा? नहीं, अब तक तो नहीं। ये कैसे मुमकिन है फिदक? मैंने आपको सारी वो किताबें दिखा दी हैं जितनी भी मैं लाई थी। वेट, वो क्या है? ये किताब किसके बारे में है? ये किताब दरअसल मैजिकल इंजीनियरिंग के रिलेटेड थियोरी है। वो क्या? ओह, वैसे ही मैजिकल इंजीनियरिंग क्या है? ओह हाँ फिदक, आपने देख ही लिया। ये किताब किसी लेडी के लिए सूटेबल नहीं है, तो इसे मुझे वापस कर दें। क्या ये किताब तमाम तर वेपन्स के बारे में है जो कि वॉर में यूज़ होते हैं, कि इन्हें कैसे डेवलप किया जाए और इसके क्या क्या यूजेस हैं? वाह, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, मुझे मालूम हो गया, मुझे यही सीखना है। यही सब्जेक्ट पे सिलेक्ट करती हूँ, मैजिकल इंजीनियर। तुम क्या कह रही हो फिदक? यस टीचर, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं मैजिकल इंजीनियरिंग पढ़ूंगी। फिर वो अपने दिल में कहती है, हाँ, जब कैलुआ को ज़ाहिर नहीं मिलेगा तो वो अपना जो
एक्सपेरिमेंट है उसे मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। मगर मैं इसे कब तक ही डिले कर पाऊंगी, कभी ना कभी, कैसे ना कैसे वो अपने इस एक्सपेरिमेंट में सक्सेस हासिल कर ही लेंगे और तब वो हमारी एम्पायर से यानी कि अरवन एम्पायर से जंग करेंगे। उस वक्त कोई ऐसा वेपन होना चाहिए जिससे मैं कम से कम खुद को प्रोटेक्ट कर सकूं, और वो मुझसे खुद से ही बनाना पड़ेगा, उसमें कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। क्या ये वो फील्ड नहीं है जो इतनी मशहूर है फिदक? मेरे ख्याल से तुम्हें ये नहीं रखना चाहिए। मैं तो तुम्हें यही सजेस्ट करूँगी। नो ट्यूटर, इट्स ऑल राइट, मैं यही करने वाली हूँ। तो बताएं हम कब से इसको स्टार्ट करने वाले हैं ट्यूटर? वेल मुझे नहीं लगता हम इसे इतना जल्दी करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले मुझे इसके लिए कोई बेस्ट ट्यूटर हायर करना पड़ेगा, जो कि मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से मिलने वाला है। तो प्लीज़ वेट करो जब तक मैं कोई ट्यूटर ना ढूंढूँ। क्या तुम वो हो? नहीं, ये वो नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो इस एरिया में होगा। सब्जेक्ट 13, वो छोटा चूहा। मुझे नहीं समझ आ रही वो ज़मीन पर कहाँ छुपा होगा। जब वो उस लैब से भागा था मुझे लगा था वो इस काबिल है, यकीनन उसमें कोई एबिलिटी होगी, लेकिन मुझे नहीं लगा था वो हमसे इतनी देर तक इस ज़मीन पर छुप पाएगा। और जब से वो भागा है लैब से, उसने हमारे काफ़ी साथियों को मार दिया है। जब भी वो मुझे मिलेगा मैं उसे सबक सिखाऊंगा उसने जो किया है उसके लिए। तो अपनी फीलिंग्स उसके लिए एक साइड पर रखो, मगर मेरे ख्याल से वो बहुत स्पेशल है। उसकी एबिलिटीज़ वो नाकाबिल यकीन है। हमें जब भी वो मिलने वाला है मैं उसके एक्सपेरिमेंट की स्पीड को और भी ज़्यादा तेज़ कर दूँगा और हमारे एक्सपेरिमेंट को और भी ज़्यादा प्रोग्रेस में लाऊंगा। वो जितना भी ताकतवर हो, वो कम से कम इस काबिल तो नहीं है कि वो इनके खिलाफ लड़ सके। क्या ये वही चीज़ है जिसके आगे हर एक्सपेरिमेंट बेबस महसूस करता है? हाँ, और वैसे भी उन्होंने हमें बस उस 13th एक्सपेरिमेंट को ढूंढने का कहा है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि उसका हाथ या बाजू टूटा हुआ हो? ठीक है, जो मन में आओ करो। लो, उन्होंने भी इशारा कर दिया। मेरे ख्याल से उन्हें भी वो नहीं मिला। हमें किसी भी तरह उसे ढूंढना ही होगा। क्या तुम्हें मालूम है कि वो क्यों स्किप किया था लैब से? कैसे फ़र्क पड़ता है कि वो क्यों भागा था लैब से? और वैसे भी हम इसका मालूम थोड़ी कर सकते कि उस वक्त एक्सपेरिमेंट के दिल में क्या चल रहा है। अगर हमें मालूम होता कि उस वक्त उसके दिल में क्या चल रहा है तो उसे ढूंढना और आसान हो जाता। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल से ये ज़रूरी नहीं, बस हमें उसे ढूंढना है। शायर, तो तुम यहाँ हो? मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? वो एक्चुअली क्या तुम मेरे बेटे का ध्यान रखने में मेरी मदद करोगे? मेरे पास एक इम्पॉर्टेंट काम है जो मुझे करने जाना पड़ेगा और इसे मैं अकेला नहीं छोड़ सकती। मैंने कोशिश की थी कि मैं इसको ना लाऊं, मगर इसने मुझे इतना इंसिस्ट किया कि मुझे सराहना पड़ा। मम्मा, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। ओह, इसे देख के मुझे किसी की याद आ रही है। ज़ाहिर, ज़ाहिर, हमारी मदद करो ज़ाहिर। वो बच्चे। और यस गाइस, यहीं पर होती हमारी वीडियो ख़त्म। वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो थैंक यू सो मच, और यहाँ तक अगर देख ही लिया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। बेस्ट पार्ट आपको जो लगा हो ज़रूर कमेंट में बताना, ओके? और अपना ख्याल रखो और कल की वीडियो देखना मत भूलना, ओके? अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय। हेलो चबीज़, वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ द वेलनेस जस्ट वांट टू लिव इन पीस। बाय द वे चैप्टर नंबर 12 है। अगर आपने इससे पहले के चैप्टर्स नहीं देखे तो चैनल विजिट करके देख सकते हो, और काइंडली अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो आपका टाइम वेस्ट किए बगैर लेट्स डाइव टुगेदर इन द अनदर एपिसोड ऑफ मैडनेस। चैप्टर के स्टार्ट में ज़ाहिर हमें अपनी पास्ट स्टोरी सुनाता है और कहता है कि मैं जो हूँ यहाँ पर काफ़ी टाइम से हूँ, मतलब इस एक्सपेरिमेंटल लैब में, और मैंने कभी किसी के साथ अपना कमरा शेयर नहीं किया क्योंकि उन लोगों ने मुझे अलग कर दिया था बाकी बच्चों से, एज बिकॉज मुझ पर अच्छे रिजल्ट्स मिले थे जो कि उन बच्चों पर नहीं मिले थे। और फिर अचानक वहाँ पर 3 बच्चे आए जिनके ऊपर वैसे ही रिजल्ट्स मिले थे जो कि मुझ पर थे, तो उन्होंने उन्हें भी मेरे साथ डाल दिया। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता था कि कौन आता है कौन नहीं, मगर उन बच्चों ने मेरा ध्यान अपनी तरफ मुतवज्जा करने की कोशिश की। उन्होंने मुझे बुलाया, हत्ता कि मैं उन्हें इग्नोर करता रहा। फिर बताया मैं एक पिंक हेयर का क्यूट बच्चा दिखाया जाता है जो ज़ाहिर से पूछता है कि तुम नंबर 13 हो ना, तुम यहाँ पर कब से हो, क्या तुम मुझसे भी पहले से हो? और ज़ाहिर से देख रहा होता है कि ये कौन है और ये मुझसे डिस्टर्ब क्यों कर रहा है, मुझे बैठे रहने दो, क्योंकि बताया ज़ाहिर काफ़ी टाइम से किसी से बात नहीं की उसने और वो हमेशा अकेले रहना पसंद करता है। फिर वहाँ पर एक और बच्ची आती है रेड हेयर वाली, जो कि वो भी बहुत क्यूट होती है और कहती है कि 18-19 तुम उसे डिस्टर्ब मत करो, वो हमसे भी पहले का यहाँ पे, वो हमसे सबसे बड़ा है। और ये क्यूट रेड हेयर वाली बच्ची बोलती है कि मेरे ख्याल से हम सबसे बड़ा है तो हमें इसे तंग नहीं करना चाहिए। तो पिंक हेयर वाला बच्चा बहुत मासूमियत से पूछता है क्यों, क्या ये गूंगा है, ये बोल नहीं सकता, ये मुझे जवाब क्यों नहीं देता, हम जब से यहाँ पर आए इसने कुछ नहीं बोला, और जब मैं इससे बात करता हूँ तब भी मुझे मेरी बात का जवाब नहीं देता। और फिर वो उस छोटे एक और यहाँ पे बताया कि इनसे भी छोटा एक बच्चा है और वो उस बच्चे से पूछता है कि नंबर 1743 क्या तुमने इसे कभी बोलते हुए सुना है? तो वो बच्चा भी बहुत इनोसेंटली जवाब देता है कि नहीं, मैंने कभी इसे बोलते हुए नहीं सुना।
फिर वो तीनों मिलके सोच रहे होते हैं ये तीनों यार बहुत क्यूट है और मुझे इन बेचारों पे तरस आ रहा है कि इन पे क्या क्या एक्सपेरिमेंट होने वाले हैं यार। खैर वो तीनों सोच रहे थे कि हम क्या करें और ये बोले तो वो फिर ज़ाहिर की जो है क्यूट सी चिटियाँ बनाना शुरू कर देते हैं। ज़ाहिर बहुत क्यूट लग रहा है। फिर जो लड़की है वो बोलती है टरा देखो मैंने इसकी चिटियाँ बना दी हैं। तो जो 1890 होता है वो बोलते हैं कि वाह ये कितना क्यूट लग रहा है तुमने कैसे किया। जबकि इनसे भी छोटा वाला जो बच्चा होता है 1743 वो बोल रहा होता है हाँ हाँ तुम मेरे साथ पंजा लड़ाओ तुम्हें तो हिम्मत ही नहीं तुम मेरे साथ पंजा लड़ाओ मैं तुम्हें हरा दूंगा। और बहुत क्यूटली ये बातें कर रहे होते हैं। फिर ज़ाहिर में बताता है कि मेरे इतने एरोगेंट बिहेवियर के बावजूद भी वो बच्चों ने मुझे बहुत आहिस्ता आहिस्ता बहुत क्यूटली और बहुत इनोसेंटली अप्रोच किया और फिर मैंने भी उनके लिए अपना दिल खोल दिया। ऑब्वियसली वो कितनी देर तक रेजिस्ट कर सकता था इन क्यूट बच्चों को। फिर वो कहता है वो फर्स्ट टाइम था जब मैंने किसी के दिल में अपने लिए मोहब्बत महसूस की थी और मैं भी उनसे मोहब्बत करने लगा था। फिर बताया ये तीनों बैठकर बातें चारों बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और जो पिंक हेयर वाला लड़का होता है वो बोलता है कि ब्रदर आप कब से यहाँ पर हो। तो ज़ाहिर बोलता है कि नहीं मुझे नहीं याद मैं कब से यहाँ पर हूँ। तो पिंक हेयर वाला बच्चा बोलता है हाँ मुझे भी नहीं याद कि मैं कब से यहाँ पर आया हुआ हूँ मैं शायद तब बहुत छोटा हूँगा। और फिर वो रेड वाली बालों वाली लड़की से पूछता है कि दीदी आपको मालूम है आप कब से यहाँ पर हो। तो कहती है हाँ उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे ब्राइट देंगे इसलिए मैं उन्हें फॉलो करते हुए यहाँ आ गई। और फिर वो क्यूट सा बच्चा होता है जो सब में सबसे छोटा है वो कहता है कि हाँ और मेरी मामा मुझे यहाँ छोड़ के गई है और उन्होंने कहा था जब मेरे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे मैं तुम्हें ले जाऊँगी। यार मुझे सब पे बहुत तरस आ रहा है। आई एम फीलिंग सो वेरी ऑन ऑल ऑफ देम यार। तो पिंक हेयर वाला बच्चा बोलता है कि वाकई तुम्हारी मामा ने कहा कि वो तुम्हें ले जाएंगी ये तो बहुत अच्छी बात है। तो रेड हेयर वाली लड़की कहती है हाँ हमें भी यहाँ से जाना है। और ज़ाहिर फिर हमें बताते हैं कि यहाँ पे ज़्यादातर जितने भी बच्चे हैं वो इन्हीं कैटेगरीज में आते हैं या तो वो जिन्हें जो यतीम है या फिर वो जिन्हें उनके पेरेंट्स ने बेच दिया है और बस वो ऐसे यहाँ पर आके फंस जाते हैं और कभी यहाँ से निकल नहीं पाते। ज़ाहिर कहता है कि इन बेचारे को तो मालूम भी नहीं है किस सिचुएशन में फंसे हुए। मैं इन लोग को जब देखता हूँ तो मुझे इनमें अपना बचपन दिखता है और मेरे दिल में बहुत तकलीफ़ होती है। फिर उनमें से पिंक हेयर वाला बच्चा पूछता है क्या तुम्हें मालूम है कि आपका नाम क्या है। तो ज़ाहिर कहता है नहीं मुझे नहीं याद। वो कहता है ठीक है फिर हम तीनों मिलकर आपका नाम रखते हैं हमने ये जो 1691 वाली लड़की है ना रेड हेयर वाली हमने इसका भी नाम रखा था तो हम आपका नाम भी रख देंगे। तो ज़ाहिर कहता है बस इसलिए मैं इन लोगों से इतना अटैच हो गया था और मैं चाहता था कि मैं इन तीनों को बचा लूँ। भाई पता नहीं क्यों मुझे मुसलसल खांसी में खून आ रहा है मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है भाई। ओह ये तो साइड इफ़ेक्ट्स है एक्सपेरिमेंट के। तुम फिक्र मत करो सब ठीक हो जाएगा तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगी। ओह तो यहाँ पर क्या हो रहा है नंबर 1691 अब तुम्हारी बारी है लैब में जाने की चलो बाहर आओ। नंबर 13 तुम ये क्या करो उसे छोड़ो उसे बाहर जाना है। नहीं प्लीज़ मुझे मत लेके जाओ मुझे छोड़ दो भाई मुझे बचाओ। ओह उसे छोड़ दो उसे मत ले जाओ। क्या तुमने सुना नहीं वो नहीं जाना चाहती उसे छोड़ दो। क्या तुम ये क्या कर रहे हो नंबर 13 तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैं तुम्हें मार डालूंगा छोड़ो उसे। भाई बताया उसको और भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा खून आता है और जो ज़ाहिर है उससे उसका हाथ छूट जाता है और वो बेचारी बहुत रो रही होती है कि मुझे नहीं जाना। तो ज़ाहिर कहता है प्लीज़ उसे छोड़ दो उसे मत लेके जाओ वो बहुत कमज़ोर है। तो जो डॉक्टर होता है वो ज़ाहिर के साथ एक डील करता है कि मैं इसे नहीं लेके जाऊँगा अगर तुम मेरे साथ चलो। और ज़ाहिर बेचारा बहुत बेबस महसूस करता है और आखिर वो मान जाता है अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए और उस पर एक्सपेरिमेंट होता है और उस पर एज़ यू गैस नो कि उस पर डजन ऑफ फार्मूलाज बल्कि बहुत सारे फार्मूलाज डजन नहीं हज़ारों फार्मूलाज उसकी बॉडी पे लिखे जाते हैं। अगर ज़ाहिर ना जाता तो ये सब फार्मूलाज उस रेड हेयर वाली बच्ची के ऊपर लिखे जाते। बताया कि एक्सपेरिमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो जाता है और ज़ाहिर के पास पावर्स आ जाती हैं मगर अभी भी इस एक्सपेरिमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो ज़ाहिर को जो दोबारा वो जो कमरा है वो जो प्रिजन है उसमें छोड़ के चले जाते हैं। ज़ाहिर आकर देखता है तो वो कहता है कि बाकी बच्चे कहाँ हैं और अचानक उसको सामने डॉक्टर कहता है कि हाँ ऑब्वियसली उन पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है। तो ज़ाहिर कहता है ये ऐसे हो सकता है तुमने मुझसे कहा था अगर तुम मुझ पर एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे तो तुम उन पर नहीं करोगे। तो डॉक्टर कहता है वो मैंने तब कहा था जब एक्सपेरिमेंट नाकाम था मतलब कि अगर तुम पे वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया तो हो सकता है वो उन बच्चों पे भी सक्सेसफुल हो जाए तो ऑब्वियसली उन पर एक्सपेरिमेंट होगा। ज़ाहिर बस बेबसों की तरह और लाचारों की तरह उन्हें देखता रहता है और उसके बाद जो डॉक्टर होता है वो कहता है तुम इसमें वक्त ज़ाया ना करो तुम एक दफ़ा अपने पीछे मुड़ के तो देखो वहाँ पर कौन है। तो ज़ाहिर कहता है क्या मतलब तुम क्या कहना चाह रहे हो। और वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पर एक रेड कलर का कपड़ा होता है जो कि बहुत खून में सना होता है और वहाँ पर कोई होता है जो बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा होता है। ज़ाहिर उसकी तरफ देखता है तो उसे समझ नहीं आता वो कौन है
और वो फिर उसकी तरफ भागते हुए जाता है, उसे गोद में उठाते हुए तो बताया जाती है कि जो सबसे छोटा वाला बच्चा था ना, ये वो है। और वो कह रहा होता है कि मेरा जिस्म ठंडा हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है ये खून क्यों निकला जा रहा है, ये खून मेरी बॉडी में रह क्यों नहीं रहा। और वो ज़ाहिर को बहुत पिटीफुली देख रहा होता है कि ज़ाहिर मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता, मैं बहुत छोटा हूँ, मुझे अपनी माँ के पास जाना है, उन्होंने कहा था वो मुझे लेने आएंगी। और ज़ाहिर को कहता है कि प्लीज़ कुछ करो, उन दोनों को बचा लो, अगर मैं मर गया तो कोई नहीं, मेरा खून बह रहा है, मुझे पता है मैं मर जाऊँगा, मेरी बॉडी जो है वो ठंडी हुई जा रही है और मुझे नहीं लगता मैं सर्वाइव करूँगा, प्लीज़ उन दोनों को बचा लो। और एट द एंड बताया जाता है कि वो तीनों जो है और फिर उस वक्त ज़ाहिर कह रहा होता है कि काश मैं ना जाता एक्सपेरिमेंट के लिए, काश कि मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल ना होता और ना ही उन तीनों पर वो किया जाता। और ज़ाहिर देख रहा होता है उसके हाथ में भी एक बच्चा होता है जो ऐसा ऐसा ठंडा पड़ रहा था क्योंकि उसकी बॉडी से सारा खून जो है वो बह रहा था। और ज़ाहिर जो है वो जो लड़का कह रहा होता है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे नहीं मरना, मेरी मम्मा को बुला दो, मुझे उनके पास जाना है, मुझे उनसे मिलना है। और ये इस मोमेंट में मैं लिटरली बहुत इमोशनल फील कर रही हूँ उन बच्चे के लिए। और ज़ाहिर कहता है कि बस मैं बेबस था और लाचार था, उन्हें नहीं बचा पाया। और एट द एंड हमें खाई दिखाई जाती है जिसके अंदर ज़ाहिर होता है और उसके हाथ में उस बच्चे की बॉडी होती है और वो बहुत रो रहा होता है कि मैं उन्हें नहीं बचा पाया। और उसके हाथों में खून होता है नंबर 1890 का। और वो बहुत बिल्कुल पता है उसका वो जो हाथ है उसका बिल्कुल ठंडा हो जाता है और वो एट द लास्ट जो आखिरी बच्चा बचा था वो भी मर जाता है। ज़ाहिर कहता है इसके बाद मेरे पास होने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए मैंने एस्केप करने का सोचा। एट मोमेंट ज़ाहिर कहता है कि ये सब मुमकिन हुआ उसी बॉडी की वजह से जो उन्होंने मुझे दी थी। मैंने उनकी पूरी लाइफ पर बात कर दी और वहाँ से भाग गया, मगर मैं इस कदर वीक था कि मैं रास्ते में बेहोश हो गया और उन लोगों ने मेरी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए मुझे बेच दिया। और जो मेरी नई मास्टर थी उसने भी मुझ पर तरस ना खाया और मेरे पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि एक्सपेरिमेंटल लैब के अंदर जैसी दुनिया थी, दर हकीकत दुनिया बाहर से भी वैसी है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है वही सीन जब ज़ाहिर उस बच्चे के साथ था और वो बच्चा बोलता है भाई मुझे मुझे वो सेब दो ना, मुझे वो सेब चाहिए। तो ज़ाहिर उस बच्चे को कमर से पकड़ता है और उठाता है और बच्चा बहुत क्यूटली वो सेब को ले रहा होता है। फिर ज़ाहिर कहता है, ज़ाहिर सोचता है कुछ और कहता है हाँ बगैर रेडी, मतलब कि इस वक्त वो जो फिदक का करंट फेज़ है उसे याद करता है और बताया फिदक उसे कह रही थी नहीं तुम्हें अब तो ये नहीं कहना चाहिए। फिर ज़ाहिर कहता है हाँ मुझे समझ नहीं आता उनके सडनली चेंज के पीछे क्या वजह है, बट वो अब बहुत तब्दील हो गई है और मुझे उनकी ये साइड बहुत अच्छी लग रही है, पता नहीं क्यों। सो यस, जब 20 इसी के साथ होती है एपिसोड ख़त्म। लेट्स सी नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। और ये बहुत सैड था, ये एपिसोड वाकई बहुत सैड थी, इमोशनल थी थोड़ी। तो मैं ये नहीं पूछूंगी कि बेस्ट पार्ट कौन सा था, बट ज़रूर मुझे बताना है कि अगर आपको रोना है तो कौन सा पॉइंट पे आया है, क्योंकि मुझे रोना आया है। और उस पॉइंट पे आया जब वो बच्चा नहीं कह रहा था कि मुझे मेरी मामा यहाँ छोड़ के गई हैं और उन्होंने मुझे कहा है कि मैं तुम्हें लेके जाऊँगी जब मेरे पास पैसे होंगे। मतलब उनकी मामा ने उसे मतलब झूठी होप दी, कम अज़ कम वो ना करती। चलो बेचना था बेच दिया, कम अज़ कम वो होप ना देती। वो एट द मोमेंट तक भी, लास्ट मोमेंट तक भी यही कह रहा था कि मुझे अपनी मामा से मिलना है, मुझे उससे मिला दो बस, उसकी बात भले से मैं मर जाऊँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं मुझे। खैर दैट्स इट गाइस फॉर टुडे। अगर आपने वीडियो यहाँ तक के देख लिया तो थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, बेस्ट पार्ट जो लगा हो या इमोशनल पार्ट उसका कमेंट में ज़रूर बताना। जब तक मैं नेक्स्ट एपिसोड पोस्ट नहीं करती वेट करो, अपना ख्याल रखो और उस एपिसोड को देखना मिस मत करना। ओके देन, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। हेलो चबीज़, वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ द विलनेस जस्ट वांट टू लिव इन पीस। बाय द वे, चैप्टर नंबर 13 है। अगर आपने इससे पहले के चैप्टर्स नहीं देखे हुए तो काइंडली चैनल को विजिट करके देख लो ताकि आपको ये एपिसोड समझने में कोई मुश्किल ना आए। और अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स डाइव टुगेदर इन द अनदर एपिसोड ऑफ मैडनेस। एट द बिगिन ऑफ द चैप्टर हमें दिखाया जाता है फिदक जो है वो बुक्स पढ़ रही है जो कि ऑब्वियसली मैजिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड होने वाली है। सो वो बुक बंद करते हुए कहती है कि यस, अब तक मैंने तमाम तर बुक्स जितनी भी थी मैंने सब पढ़ लिया मैजिकल इंजीनियरिंग के मुताल्लिक। और उसके बाद हमें उसके इर्द गिर्द बहुत सारा बुक्स का ढेर दिखाया जाता है जो कहती है कि मेरा नहीं ख्याल कि सारी बुक्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल होगी। और फिर वो हमें बताती है कि अब तक जितना भी मैंने पढ़ा उसके मुताबिक जो बात मुझे समझ आई है कि यहाँ पर जो, क्योंकि यहाँ पे मैजिक है तो यहाँ पर बहुत से टाइप के जो है वेपन्स हैं और इन लोगों ने इन्हें ना 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहले तो वो जो ऑर्डिनरी वेपन्स हैं, मतलब कि जो एक नॉर्मल वर्ल्ड में भी होते हैं। दूसरे मैजिक वेपन्स जो कि डिपेंड कर रहे होते हैं एक मैजिकल स्टोन के ऊपर। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक स्वॉर्ड है और उसके अंदर वाटर एट्रीब्यूट का मैजिक स्टोन लगा हुआ है तो फिर वो जो स्वॉर्ड है उससे के ज़रिए हम जो वाटर एट्रीब्यूट है उसको हैंडल कर पाएंगे। सो बेसिकली एक मैजिकल वेपन के अंदर एक मैजिकल स्टोन लगा होता है। फिर विदक हमें बताती है कि बेशक जो मैजिक स्टोन की पावर है वो लिमिटेड है, मतलब कि वो एक
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो सही वेपन एक नॉर्मल वेपन के आगे, बट उसकी जो पावर्स हैं वो किसी भी वक्त ख़त्म हो सकती हैं और हम इसको मतलब लाइफ टाइम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर वो बताती है कि और ऑब्वियसली कि अगर किसी भी एम्पायर को अगर हम देखें तो उसकी स्ट्रेंथ जो है वो मैटर करती है या डिपेंड करती है उसके लोगों के ऊपर और कितने लोगों के पास कितने वेपन्स हैं और कैसे वेपन्स हैं इस पर। और जहाँ तक मुझे मालूम है हमारी एम्पायर के लोगों के पास मैजिकल वेपन्स तो क्या बिल्कुल नहीं है, बस ऑर्डिनरी वेपन्स है। एज बिकॉज मैजिकल वेपन्स के अंदर मैजिकल स्टोन लगता है और वो जो मैजिकल स्टोन है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जो कि इनके एम्पायर के लोग यानी कि एरवन एम्पायर के लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। देयरफॉर यहाँ के लोगों के पास सिंपल वेपन्स है, ओके, ऑर्डिनरी वेपन्स। फिर विदा कहती है कि अब मुझे समझ आया कि जो कैलोआ के लोग थे उन्होंने जाहिर के ऊपर इतनी मेहनत क्यों की और इसे लिविंग वेपन क्यों बनाया, क्योंकि बेशक उसकी पावर जो है वो अनलिमिटेड और अडोरेबल है। बेशक एक दफ़ा अगर वो स्टार्ट हो गया मतलब कि एक दफ़ा अगर उसने जंग स्टार्ट कर ली तो मेरा नहीं ख्याल एरवन एम्पायर या कैलो एम्पायर में से कोई भी शख्स उसे रोक पाएगा। उसकी पावर जो है वो ग्रीन फ्लेम की और वो बहुत ज़्यादा प्रेशियस है। और यहाँ पर हमें फिर दिखाई जाती है जो बहुत ज़्यादा कुछ सोच रही होती है, कह रही होती है कि मुझे लगता है मुझे यहाँ तो बहुत सारे लिविंग वेपन्स या तो मुझे बहुत सारे मैजिक स्टोन जमा करने पड़ेंगे या फिर मुझे बहुत सारे ऑर्डिनरी वेपन्स जमा करने पड़ेंगे। और जहाँ तक मुझे मालूम है हम इतने ज़्यादा मैजिक स्टोन जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, या तो मुझे कुछ ऐसा बनाना चाहिए जैसे कि न्यूक्लियर बॉम्ब जो कि मैजिक स्टोन्स को चेंज कर सकता हो। लेकिन मेरे ख्याल से इसमें तो बहुत ज़्यादा स्टोन्स लगेंगे। और यहाँ पर हमें बताया जाता है जो उसकी ट्यूटर है वो आ चुकी है, वो उसे नोटिस करिए कि वो काफ़ी देर से किसी गहरी सोच में मुब्तला है। वो अचानक से थोड़ा नॉक करती है और फिदा को उसकी तरफ मुतवज्जो होती है, कहती ओह तो आप आ गई ट्यूटर। तो उसकी ट्यूटर कहती है हाँ मैं आ गई हूँ, ये देखो मैं क्या लाई हूँ तुम्हारे लिए, जो ब्रेसलेट तुमने मुझे कही थी ना मंगवाने को। दरअसल इसने अपनी ट्यूटर से एक ब्रेसलेट मंगवाई थी जिसके अंदर मैजिक स्टोन लगाओ, तो उसकी ट्यूटर वही बनवा कर लाई ओके। और वो उसको वो ब्रेसलेट दिखाती है कि ये देखो ये यहाँ है, और ये वाकई बहुत क्यूट ब्रेसलेट है। फिर आगे से लेती है और अपने हाथ में देखती है और इससे पहले बोलती है लेकिन इसको बनाने वाला कौन है। तो अचानक से गेट खुलता है और सामने एक पर्सन आता है जो ट्यूटर है वो इंट्रोड्यूस करवाती है फिदक से कि ये जो है वो वर्णन है जिन्होंने तुम्हारी ब्रेसलेट को बनाया है, और कहती है ये वर्णन ही आज से तुम्हारे टीचर होंगे। तो फिदक बहुत सरप्राइज होकर बोलती है क्या ये वर्णन है, क्या ये वही है। और फिर वो अपनी सारी बुक्स की तरफ इशारा करते हुए कहती है यार आप इन सब बुक्स के राइटर्स हैं। तो कहते हैं हाँ ये सब बुक मैंने ही लिखी हैं। तो कहती है क्या वाकई, ओह माय गॉड ये तो अनप्रिडिक्टेबल है। मैं आपको बता नहीं सकती, इन किताबों ने मेरी बहुत मदद की है, मैंने इन सब किताबों को पढ़ा हुआ है। ओह माय गॉड मैं जल्दबाजी में अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने ही भूल गई। बाय द वे मैं बस रुक जाओ, मुझे मालूम है तुम कौन हो, तुम प्रिलॉफ ख़ानदान की बड़ी बेटी फिदक प्रिलॉफ हो। और बेशक कोई क्यों ना जानेगा तुम्हारे बारे में, तुम्हारी टीचर ने मुझे इतना टॉर्चर किया है तुम्हारे टीचर बनने के लिए। फिदक जो है वो उसके एक्सप्रेशन और उसकी वे ऑफ टॉक को देख रहे, मतलब अगर आपने नोटिस नहीं किया तो उसका फेस देखो यार, वो कैसे बात कर रहा है बच्चों की तरह। तो इससे बहुत ज़्यादा शॉक होकर उसे देख रही होती है कि ये किस तरह का चाइल्डिशनेस है, ये कैसे बात कर रहे हैं मुझसे। और वो कहता है मेरे ख्याल से मैं जहाँ तक देख सकता हूँ तो इस लेडी मार्टेला ने मुझे बहुत फोर्स किया तुम्हें पढ़ाने के लिए। उसने कहा कि तुम एक जीनियस हो, कि मैं अगर देख रहा हूँ तो मुझे यही दिख रहा है कि एक लेडी है जिसको बस और बस एक हॉबी चाहिए। और मेरे ख्याल से अभी इस बात में बहुत देर नहीं हुई कि मैं तुम्हारे फादर को बताऊँ कि तुम्हारे बेटी को कोई और सब्जेक्ट सेलेक्ट करना चाहिए। मार्टेला बोलती कि आप क्या बोल रहे हैं, मैंने आपको बोला था कि आपको उससे पढ़ाना है, आपने इस बात पे अग्री भी किया था, तो अब आप ये क्या काम कर रहे हैं। अरे रुक जाएं, आप दोनों बाद में लड़िएगा, पहले आप मुझे इस बात को एक्सप्लेन करेंगे क्या। मैं वैसे काफ़ी देर से सोच रही थी कि अगर मैं आपसे खुद पर्सनली मिल पाऊँ तो मैं इस बात का ज़रूर पूछना चाहूँगी कि क्या चीज़ है, आपने से ऐसे एक्सप्लेन क्यों किया है इस पार्ट को यहाँ पर। मेरे ख्याल से इसे और भी आसानी से बताया जा सकता था, ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है। तो ये क्या है, ये तो बहुत आसान है। इसे दरअसल ये नेचुरली बहुत डिफ़िकल्ट होगा एक बिगनर के लिए, बट ये इतना मुश्किल नहीं, तुम समझ जाओगी। बाय द वे वैसे भी मेरा नहीं ख्याल एक लेडी को इस चीज़ में इंटरेस्ट होना चाहिए। क्या आप किन चीज़ों को रिलेट कर रहे हैं, मेरा स्टेटस और जो मेरी मैजिकल इंजीनियरिंग की स्टडी है, इन दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। मैं बहुत सीरियस हूँ अपनी इस पढ़ाई के मतलब, और मैं बहुत दिल लगा के पढ़ना चाहती हूँ, अगर आपको एतराज़ ना हो मुझे पढ़ाने पर। क्या वाकई मार्टेला, क्या तुम जब मुझे बोल रही थी कि ये पढ़ना चाहती है तो क्या तुम सीरियस थी। ऑब्वियसली मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगी। ओह मुझे तो लगा तुम बस मुझे इसे मुझ पर थोपना चाहती हो, एज बिकॉज मैंने सुना है ये बर्डन है सबके लिए। चलो ठीक है, फिर मैं तुम्हें सिर्फ इसे एक दफ़ा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो गौर से सुनो। ये मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और आप क्यों मत करें, मैं तो लगा के पढ़ूँगी।
और ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। और नेक्स्ट मतलब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी मेन लीड की सर्वेंट है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि फ़िदा की जो सर्वेंट है वो बहुत घबराई होती है और वो कहती है लेडी क्रिशा मतलब रेयाना आप यहाँ पे क्या कर रही हैं। और वो आकर बताती है फ़िदा को कि एक्चुअली लेडी रेयाना आई हुई है तो काइंडली क्या आप उन्हें विज़िट कर सकती हैं। तो फ़िदा कहती है नहीं मुझे अभी बहुत मुश्किल से इजाज़त मिली है अपने टीचर से पढ़ने की, तो क्या तुम उसे काइंडली मेरे रूम में वेट करने को कह सकती हो। और फिर कहती है हाँ ये बॉल के बाद हमारी फर्स्ट मीटिंग होने वाली है और बेशक मुझे बहुत गुस्सा होगी और मुझे उसे इंतज़ार करने का भी कहना पड़ा। ऑब्वियसली मैं इसे मिस नहीं करना चाहती, ये लेक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर वो रेयाना से बताया कि वो कह देती है खैर वो इंतज़ार करे मैं अभी बिज़ी हूँ। फिर हमें फ़िदा का रूम दिखाया जाता है जहाँ पर रेयाना जो है बैठी होती है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है कि क्या उसने मुझे इंतज़ार करने को कहा है। वो कहती है हाँ मैं तो वही कह रही हूँ जो उन्होंने मुझे करने को कहा, मैं झूठ नहीं बोल रही। अच्छा ठीक है तुम जाओ, मुझे वैसे भी उससे कुछ इंपॉर्टेंट काम था, मैं वो काम के बगैर नहीं चल सकती, मैं इंतज़ार कर लूँगी, तुम ऐसा करो मेरे लिए चाय ले आओ। ओके। उफ, इस लड़की में कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड आता जा रहा है, देख रहे हो ये कैसे बदल रही है। उफ, ये अपनी बहन से भी ज़्यादा अनोइंग होती जा रही है। बाय द वे यहाँ कौन है। उफ, अभी गेट बज रहा है। ओह तो यहाँ पर जाहिर है लेडी कृषा आप यहाँ कब आई। ऑब्वियसली इससे तुम्हें क्या मैटर है। बाय द वे मैं वो रात भूली नहीं हूँ जब तुमने मुझे कमरे में बंद किया था, और मुझे ये भी याद है कि जब फ़िदा के साथ एक लड़के ने मतलब मेरे सर्वेंट ने बदतमीजी की थी उसने उसका क्या हाल किया था। और तुम फिक्र मत करो मैं वही हाल तुम्हारे साथ करने वाला। वैसे भी कृषा यार गाइस मैं इसको बार बार कृषा और रेयाना मिक्स कर रही हूँ क्योंकि इसका नाम है असल में रेयाना कृषा। ओके तो नॉवल में कहीं कहीं इसका नाम कृषा लिया गया, कहीं कहीं रेयाना लिया गया। ओके बाय द वे आगे से मैं सिर्फ इसे रेयाना पढ़ने वाली हूँ। ओके तो रेयाना कहती है मैं कभी किसी का उधार नहीं रखती, तो आज मैं फ़िदा का भी उधार चुकता कर दूँगी। और जाहिर जो है वो बेचारा बहुत डर जाता है, उसके चेहरे पर पसीना भी आना शुरू हो जाता है। और बताया उसके बाद वो बहुत अपनी ईविल हंसी दिखाते हुए उसे खींचते हुए अंदर लेके चली जाती है कि अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ और तुम्हें रुला दूँगी, जैसे कि गुस्से में फ़िदा बोलती है। और जाहिर जो है वो बहुत बुरा तरीके से डरा हुआ है। और वो कहती है कि अब तुम देखो मैं तुम्हें किस तरह तोड़ती हूँ। एंड गेस गाइस यही बोल दिया एपिसोड ख़त्म। लेट्स सी अगले एपिसोड में क्या होता है और ये ज़ाहिर का क्या हाल करने वाली है। मुझे इससे बहुत बुरी उम्मीद आ रही है, मतलब बहुत नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं। लेट्स सी चलो तब तक ये वेट करो। अगर वीडियो यहाँ तक देख ली है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और मिलते हैं एपिसोड में अगली। अल्लाह हाफ़िज़।